दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं बायो-सावर्ट लॉ वर्सेस कूलम्ब्स लॉ। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों लॉज के अंदर क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिससिमिलरिटीज है। करेक्ट, एक एक करके देखेंगे। हालांकि दो तीन है, लेकिन पूछी जाती है, हमेशा पूछी जाती है, इसलिए आपको पता होना जरूरी है। तो बात करें सबसे पहले सिमिलरिटीज की, तो इसमें सिमिलरिटीज क्या है। पहली सिमिलरिटी ये है कि ये दोनों दीर्घपरासी हैं, यानी कि लॉन्ग रेंज है। मतलब ये है कि आपका ये जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसमें क्या होता है कि आपके पास एक चार्ज है और उस चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर दूर तक जाती है। मतलब इसका असर बहुत दूर तक रहता है, भले ही थोड़ा रहता है लेकिन बहुत दूर तक रहता जरूर है। करेक्ट। इसी तरीके से ये जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है ये भी दूर तक जाती है, भले ही कम उसमें जाए, कम पावर में जाए, लेकिन बहुत दूर तक इसका अफेक्ट भी होता है। ठीक है, तो ये इसकी पहली सिमिलरिटी है। दूसरी क्या है, हमें साफ साफ दिख रही है, इनवर्स स्क्वायर का लॉ। दोनों ही इनवर्स स्क्वायर का लॉ फॉलो करते हैं। दो चार्जेस को दूर ले जाएंगे तो फोर्स घटेगा, वहीं अगर आप इस वायर से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। तो ये दूसरी सिमिलरिटी है। और तीसरी सिमिलरिटी है सुपरपोजिशन, यानी कि दोनों में ही सुपरपोजिशन होता है। दो सोर्सेस हैं, दो सोर्सेस से निकल रही है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो वेक्टर एडिशन होकर के जुड़ जाती हैं। करेक्ट, तो वो सुपरपोजिशन होता है। सेम चीज यहां पे भी होती है कि दो वायर्स से अगर मैग्नेटिक फील्ड निकल रही हैं तो वहां पे भी वेक्टर एडिशन हो सकता है। कैसे, मैंने पिछली वीडियो में बताया था एक पेन के एग्जांपल से कि वहां पे जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो वेक्टर होती है, तो आप उनका वेक्टर एडिशन कर सकते हो। तो ये उसकी तीसरी सिमिलरिटी होती है। तो ये तीन सिमिलरिटीज हो गई। इसके बाद आती हैं डिससिमिलरिटीज। अच्छा, डिससिमिलरिटीज में पहली डिससिमिलरिटी क्या है। देखिए, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है तो उसका सोर्स क्या होता है, एक चार्ज होता है। वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है या प्रोटॉन भी हो सकता है। तो मेरे को ये बताओ, इलेक्ट्रॉन की कोई डायरेक्शन होती है क्या। इलेक्ट्रॉन में अपना मास होता है, इलेक्ट्रॉन में अपना चार्ज होता है, और प्रोटॉन में भी अपना चार्ज होता है, प्रोटॉन में भी अपना मास होता है। इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो हम इसको स्केलर क्वांटिटी कह सकते हैं ना, बिना किसी डायरेक्शन की। करेक्ट। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका सोर्स स्केलर होता है। वहीं बात करोगे मैग्नेटिक फील्ड की, यहां पे क्या होता है, यहां पे आपका करंट बहता है, उस करंट बहता है तो उसके पास आप एक पॉइंट मानते हो। ठीक है, पॉइंट मान लो कि यहां पे है, और उस करंट की डायरेक्शन के हिसाब से, राइट हैंड रूल के हिसाब से उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो इसका मतलब यहां करंट एक डायरेक्शन में बहेगा, मतलब ये अंगूठा देखिए आप, यहां करंट एक डायरेक्शन में बहेगा, उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड चलेगी। करेक्ट। तो इसका मतलब ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है करंट, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का स्केलर होता है, इसका वेक्टर होता है। इसमें जो दूसरी डिससिमिलरिटी है वो क्या है, दूसरी डिससिमिलरिटी ये है कि अगर कोई सोर्स है, मान लो कि कोई चार्ज है, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, इस चार्ज में से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकली, ठीक है, तो वो आर डायरेक्शन में बढ़ेगी, इस तरीके से आर डायरेक्शन में बढ़ेगी। तो चार्ज पड़ा है, चार्ज से आर डायरेक्शन की दूरी पे है, तो यहां पे फील्ड इस आर के साथ ही चल रही है, ठीक है, अलोंग ही चल रही है। वहां पे क्या होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि आपका करंट ऊपर की तरफ बहेगा, करंट के पास आप एक पॉइंट देखोगे, ठीक है, और उस आर के नॉर्मली निकलती है मैग्नेटिक फील्ड। वहां पे क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड साथ में चल रही थी, यहां पे नॉर्मली निकलती है, एक एंगल के साथ निकलती है। तो इसका मतलब दोनों में फर्क क्या है, वहां अलोंग दी और यहां पे नॉर्मल। ठीक है, तो ये इसकी दूसरी डिससिमिलरिटी है। अच्छा, तीसरी डिससिमिलरिटी क्या है, इस पूरे फॉर्मूलाज में आप लोग देख सकते हो कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होता है इसमें किसी थीटा एंगल की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब कोई डिपेंडेंसी नहीं है थीटा की एंगल की। करेक्ट। और वहीं जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे थीटा की डिपेंडेंसी होती है। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आप कोई पॉइंट पी मान रहे हो तो ये 90 डिग्री भी हो सकता है, ये थीटा कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, जीरो आ जाएगी तो जीरो पे हो जाएगी, 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी, फिर 180 डिग्री पे आकर के जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब जो थीटा है वो डिपेंड करता है, मतलब थीटा पे डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे डिपेंड नहीं करती है। तो ये इसकी तीसरी डिससिमिलरिटी है। तो मैंने आपको तीन सिमिलरिटीज और तीन डिससिमिलरिटीज बताई है। ये चीज पूछ ली जाती है, हमेशा पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखनी है। तो दोस्तों, इस तरीके से कूलम्ब्स लॉ और बायो-सावर्ट लॉ का जो कंपैरिजन है वो पूरा होता है। सिमिलरिटी भी पता चलती है और डिससिमिलरिटी भी पता चलती है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो।